जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 46। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 हमारा रिलेट करता है टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट लेटर से, क्योंकि अभी तक हमने ऑडिट में चैप्टर 1 से चैप्टर 4 बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिए। फिर उसके बाद चैप्टर 5 में हमने एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, ये देखा कि क्या हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। चैप्टर 5 में हमने ये सीखा कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक्सेप्टेंस स्टेज पे कुछ थ्रेट अराइज होते हैं। दो तरह के थ्रेट थे जो एक्सेप्टेंस स्टेज पे अराइज होते थे। हमने देखा उनको हमने कैसे एड्रेस करना है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर जब परफॉर्म कर लिए तो पता चला एक्सेप्टेंस स्टेज पे हमने ये भी देखना होता है कि क्या फर्म लीगल रिक्वायरमेंट्स और कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रही है। तो इसीलिए हमने एक्सेप्टेंस प्रोसीजर के बाद कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन चैप्टर 6 स्टडी किया और कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स चैप्टर 7 स्टडी किया। अच्छा, जो चैप्टर 6 का टाइटल है वैसे तो है कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, लेकिन उसमें जहां पे वो चेंज ऑफ ऑडिटर की बात करता है ना लॉ के मुताबिक, तो सेम कंसेप्ट कि अगर चेंज ऑफ ऑडिटर हो तो इस सिचुएशन में इनकमिंग ऑडिटर ने क्या करना है, आउटगोइंग ऑडिटर ने क्या करना है, सेम कंसेप्ट कोड ऑफ एथिक्स में भी है। तो हमने कंसेप्ट की सिमिलैरिटी को सामने रखते हुए चैप्टर 6 में ही वो जो चेंज ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट है वो भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो कुछ कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट चैप्टर 5 में है, कुछ 6 में है, फिर 7 तो है ही सारा कोड ऑफ एथिक्स। अब जब हमें एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस इंश्योर कर ली, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस इंश्योर कर ली, अब किस बात का इंतजार है? अब क्या करना है? अब एंगेजमेंट लेटर, अब एग्रीमेंट करें क्लाइंट के साथ। ठीक है, क्लाइंट के साथ है। तो ये चैप्टर 8 बेसिकली देखिए, हर चैप्टर का एक मेन थीम होता है, उसके अलावा उसमें कुछ छोटे मोटे और कंसेप्ट भी होते हैं, लेकिन चैप्टर 8 का मेन थीम क्या है भला? के टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट लेटर। आपने अपने ऑडिट क्लाइंट के साथ इंगेजमेंट लेटर एग्री करना है तो उसमें क्या क्या चीजें लिखी होना जरूरी है, क्या जो चीजें लिख दी बाद में चेंज हो सकती हैं कि नहीं ऑडिट के दौरान, और क्या अगले साल अगर हमें रीअपॉइंट किया गया तो नए सिरे से इंगेजमेंट लेटर हमें देना है कि पुराने वाला भी चल जाएगा। ये इस तरह की चीजें हम चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे। तो चैप्टर 8 बेसिकली क्या है हमारा? एंगेजमेंट लेटर से रिलेट करता है, जो हमें ये सिखाएगा कि हमें एंगेजमेंट लेटर में किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से इसके कंटेंट्स होंगे, चेंज करना है तो क्या करेंगे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर में अगर हमें रीपॉइंट किया जाता है तो उस वक्त क्या हमें नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए या पुराने से काम चलेगा। ये कुछ कंसेप्ट है। हाँ, एक कंसेप्ट जो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्री कंडीशंस। प्री कंडीशन वो कह रहा है प्री कंडीशंस, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा चैप्टर 5 में, कौन सा? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, हाँ, उसमें एक्सेप्टेंस स्टेज पे भी आपने शायद पढ़ा होगा, कोई एक लफ्ज लिखा हुआ था शायद कि प्री कंडीशन फॉर ऑडिट क्या है। ठीक है, एक्सेप्टेंस स्टेज में हम देखते हैं ना। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में, आप पूछते थे, आपने 3-4 दफा पूछा था सर ये प्री कंडीशन फॉर ऑडिट क्या है, तो मैंने कहा था बाद में आगे चल के, तो वो जो आगे चलना वो आज आ गया। आज वो दिन आ गया जब हम प्री कंडीशन फॉर ऑडिट स्टडी करेंगे। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले अभी तक मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि हम कहां पे खड़े हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, शाबाश पूछ लीजिए, पूछ लीजिए जी। देखिए, सिखाने का एक तरीका यह भी है कि मैं आपको खुद से सिखा दिया करूं जो चीजें सिखानी है, लेकिन यह है 1 वे कम्युनिकेशन। टीचिंग इफेक्टिव तब होती है जब 2 वे कम्युनिकेशन हो, यानी आपकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन, आप सवाल पूछे और मैं कंसेप्ट सिखाऊं ना, वो ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे तकरीबन हर लेक्चर का, और ये भी से नहीं पिछले कई सालों से ही है, हर लेक्चर का तकरीबन 50% के करीब पोर्शन आपके क्वेश्चंस पे, पास पेपर की डिस्कशन पे होता है, और तकरीबन 50% के करीब लेक्चर में हम फ्रेश कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। ये जो डिस्कशन होती है ये ज्यादा जरूरी होती है। कंसेप्ट आपको एक बेसिक लेवल पे लेके जाता है, उसको एग्जाम में कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से पूछ सकता है, ये पास्ट पेपर या आपके क्वेश्चंस होते हैं उनसे हम सीखते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिए, शाबाश। हाइब्रिड क्लास में से भी शाबाश। जी जी सर, जब हम ये थ्रेड्स लिख रहे होते हैं तो बुक्स में कुछ थ्रेड्स के दरमियान एंड लिखा हुआ है और कुछ में और, ये है? अच्छा, थ्रेड्स जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें थ्रेड्स के दरमियान में और लिखना है या एंड लिखना है? ज्यादातर शायद और लिखा हुआ है, कहीं पे शायद एंड भी लिखा, कुछ भी लिख दे फर्क नहीं पड़ता, कुछ और लिखना ज्यादा बेहतर है। और अच्छा, और इसकी रीजन ये होती है कि मैं तो देखिए आपको जो भी सिचुएशन है ना उसकी सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा,
समझाने के लिए। जैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट की मैंने एक ही एग्जांपल दी कि टीम मेंबर या उसके किसी रिलेटिव के पास शेयर्स है। प्रैक्टिकली कोड ऑफ एथिक्स में ये बात लिखी हुई है। वो कहता है रियल लाइफ बहुत कम्प्लेक्स है, इसमें हम सारे नेचर ऑफ रिलेशनशिप या सारी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को कवर नहीं कर सकते, वरना कोड ऑफ एथिक्स हजारों सफा का हो जाएगा। तो हमने रूल समझाना होता है। इसीलिए सम टाइम आपने देखा कि बात आपको पढ़ते हुए कंफ्यूजन होती है, यार इसमें ये वाला थ्रेट भी आ सकता है, ये क्यों नहीं लिखा हुआ, ये वाला थ्रेट या ये वाला थ्रेट क्यों लिखा हुआ है। अब वो वाला थ्रेट क्यों लिखा, क्योंकि आपको जो एग्जाम्पल दी गई ना वो एक ही एग्जाम्पल दी गई। प्रैक्टिकली इससे ज्यादा भी सिचुएशंस पॉसिबल है जिनमें वो थ्रेट अराइज हो रहा हो, लेकिन क्लास में सारी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना ये मुमकिन नहीं, बल्कि इवन कोड ऑफ एथिक्स ने भी कह दिया हमारे लिए भी मुमकिन नहीं। तो इसीलिए जब हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव की आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल सिखाई जाती है, एक या दो एग्जांपल्स जितनी जरूरी, प्रैक्टिकली मल्टीपल एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। प्रैक्टिकल लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है ना ज्यादा, तो इसलिए सारी सिचुएशन को कवर करना पॉसिबल नहीं। तो मे भी आपने हमेशा ये सोचना है ये थ्रेट क्यों लिखा है समझ नहीं आ रहा, अच्छा ये किसी ऐसी सिचुएशन को सामने रख के उसने लिखा है जो भी हमने फेस नहीं की, ठीक है, जो भी हमने फेस नहीं की, ये ध्यान में रखिए। तो इसीलिए थ्रेट सारे लिखने हैं, ठीक है, एक है, दो है या तीन है। थ्रेट के दरमियान में और लिखे या एंड लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा बेहतर है और लिख ले, कोई इसमें रीजन नहीं है, सिर्फ यूं ही कह रहा हूं, और लिख देना ज्यादा बेहतर है। क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? जी जी सर, ये क्लाइंट का इंटरेस्ट हो सकता है फर्म के अंदर? क्या किसी क्लाइंट का इंटरेस्ट हो सकता है फर्म का? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो, लेकिन हमने ऑडिट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और केस स्टडी सॉल्व करनी है ऑडिट फर्म के पॉइंट ऑफ, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। वो तो ज़ाहिर है जो भी इंटरेस्ट होगा ना, तस्वीर की दूसरी तरफ जाके देखें, वो वाइस वर्सा तो होगा। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है, सीएफओ हमारा दोस्त है तो हम भी सीएफओ के दोस्त होंगे, ये थोड़ी वो हमारा दोस्त है और उसे दुश्मन से नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन हमने केस स्टडी सॉल्व किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू। ये फर्क है अकाउंटिंग के कोड ऑफ एथिक्स में और ऑडिट के कोड ऑफ एथिक्स। अकाउंटिंग के कोड ऑफ एथिक्स में आप नोट कीजिएगा, केस स्टडी में आपको वो कंपनी की साइड पे बिठाएगा कि आप सीएफओ हैं, सीईओ हैं, अब बताइए क्या करना। लेकिन ऑडिट की केस स्टडी में वो आपको ऑडिटर की रूल कंसेप्ट वही, एप्लीकेशन डिफरेंट है कि आपने एज ऑडिटर क्या करना है। क्लियर हो गया मेरे भाई? और की क्वेश्चन जी? जी सर, अगर क्लाइंट के किसी पार्टनर के किसी रिलेटिव के पास सर शेयर होंगे ना, तो मतलब वोटिंग शेयर है, अगर डिबेंचर्स हो जिनका फिक्स इंटरेस्ट आना हो और उनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन फिक्स होती है, तो क्या उससे भी ये थ्रेट क्रिएट होता है सेल्फ इंटरेस्ट वाला? क्या अगर ऑडिटर ने शेयर्स खरीदे हो तो इससे तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होगा। क्या अगर ऑडिटर ने डिबेंचर्स खरीदे हो क्या इससे भी थ्रेट राइज होता है? यस, इससे भी थ्रेट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसमें भी आ जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसमें भी आ जाता है। लेकिन अगर डिबेंचर खरीदे हो ना तो हम इसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बजाय लोन एंड गारंटी वाली साइड पे लेके जाएंगे, थ्रेट बाहर लाएगा, ठीक है। उसकी रीजन यह है कि स्टिल हम ये चाहेंगे कि कंपनी डूबे ना। अगर हमारे पास डिबेंचर होंगे गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट हुई तो हम तो चाहेंगे ये ना किसी को पता चले, ताकि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहे, हमारी डिबेंचर की रिकवरी हो जाए। तो इसीलिए लोन का भी केस हो, डिबेंचर्स का स्टिल थ्रेट राइज होता है। हाँ जाहिर है, पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा ये बल्कि एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्या एक सिचुएशन में अगर हमें कंफ्यूजन राइज हो रही हो कि जैसे ये इनकमिंग का केस है एम्प्लॉय का कि आउटगोइंग का केस है, या हमें परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस या गिफ्ट में कंफ्यूजन हो, तो क्या हम दोनों को डिस्कस कर दें? ये सवाल पूछा, दोनों को डिस्कस कर दें? इसका जवाब है नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, आपने थोड़ा सा मजीद सोचना है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करें। एक चीज मेरी हमेशा याद रखिएगा, हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ इसमें नहीं कर, किसी जब कभी किसी भी क्वेश्चन को आप दूसरी दफा पढ़ते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। कभी थोड़ी होगी कभी ज्यादा होगी, उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी दफा पढ़ने से जरूर आपके सामने कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन आती है जो पहली दफा रीडिंग करते हुए नहीं आई थी। इसीलिए वैसे तो अमूमी तौर पे मैं एडवाइस करता हूं कि एग्जाम में जाके क्वेश्चन लिखने से पहले उसको 2 दफा पढ़ लें, तसल्ली कर लें कि वो क्या रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उस डिसीजन के ऊपर आपके 6 महीने की मेहनत दाव पे लगे। लेकिन खास तौर पे किसी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि इधर ये लेफ्ट साइड पे जाना है कि पता नहीं राइट साइड पे जाना है, तो क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ लें। क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने से आपको मजीद इंफॉर्मेशन जरूर सामने आएगी, खुलेगी आपके सामने, जिससे आपको अंदाजा लगाने में हेल्प होगी कि किधर जाना है। 100% श्योर शायद अभी भी ना हो सके दूसरी दफा भी, लेकिन पहली दफा की निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और डिसीजन कर सकेंगे। तो जहां कहीं कंफ्यूजन हो कोड ऑफ एथिक्स में, ये पता नहीं ये वाली सिचुएशन है कि वो वाली सिचुएशन है, तो क्या करें, दोनों सिचुएशन लिख दे? नहीं, थोड़ा सा मजीद दोबारा पढ़ें,
मजीद सोचें और उसके बाद जिस पे ज्यादा दिल मुतमिन हो, अब प्रोफेशनल जजमेंट भी अप्लाई करनी पड़ती है ना, वो वाली एक सिचुएशन लिखे। आपके पास इतना टाइम या मार्क्स नहीं होगा कि दोनों सिचुएशन लिखें। दोनों लिखने का मतलब है एक तरफ अगर मैं इजाजत दूंगा तो दूसरी तरफ रिस्क है कोई दूसरा क्वेश्चन सफर होगा। हालांकि ऑडिट में नॉर्मली टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप इस तरह टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे कि हर क्वेश्चन में डबल डबल लिखना शुरू कर, तो फिर डेफिनेटली टाइम की प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर जी? तो जहां कहीं कंफ्यूजन हो आपने क्या करना है, दोनों को लिखना है, क्या किसी सोच मजीद दोबारा रीडिंग करके किसी एक डिसीजन पे पहुंचना है। और कोई क्वेश्चन? जी अच्छा, वो ये कह रहा है कि आपको पता है अगर फीस एक लंबे अरसे तक लॉन्ग पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग हो तो उससे थ्रेट अराइज होता है। ठीक है, हमने ये सेफगार्ड में स्टडी किया था कि कोशिश करके रिकवर करवा ले, रिकवर नहीं करवा सकता तो वो क्लाइंट के साथ डिस्कस करके इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज कर ले। इसमें लेकिन उसने ये कहा था कि चलो ये तो हो गया, जैसे तैसे होके ऑडिट निकल गया। अब सिचुएशन देखिए, पिछले साल की फीस पेंडिंग थी, इस साल ऑडिट रिपोर्ट से पहले भी क्लाइंट ने रीपेने की वादा कर लिया, रीपेने की। हमने रिव्यूअर को एंगेज कर लिया। रिव्यूअर को किसने एंगेज किया? ताकि ये देख ले कहीं हमने फीस रिकवर करने के चक्कर में क्लाइंट को फेवर तो नहीं दी। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको नेक्स्ट टर्म के लिए भी ऑडिटर उसका पॉइंट हो जाना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। जब तक भाई एक स्टूडेंट आया, उसने पहले पढ़ा, ग्रुप 1 का पेपर पढ़ा, ठीक है, फीस नहीं दी उसने पूरी, पीआरसी पढ़ा, फीस नहीं दी, ग्रुप 1 का पेपर पढ़ा, उसमें भी फीस नहीं दी, क्या ग्रुप 2 में उसको एडमिशन देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना। यहां से कहे भाई फीस पूरी लेके आओ एडवांस में, तेरे साथ स्पेशल अरेंजमेंट है एडवांस में, ठीक है यार। उसी तरह एक क्लाइंट है, उसने हमारी 2 साल फीस ही नहीं दी, आपके ख्याल में क्या ये इसे कंटिन्यू करना या रीपॉइंट होना सूटेबल है? नहीं है। इसीलिए ऐसे क्लाइंट को हम, एक तो कमर्शियल रीजन होगी ना, कोड ऑफ एथिक्स आपको पता है कमर्शियल की बजाय रूल्स के ऊपर बात करता है, तो रूल्स के मुताबिक वो ये कहता है कि जो आपकी फीस काफी अरसे से पेंडिंग है ना, साल ये लोन की शक्ल अख्तियार कर लेगी। ऐसा हो जाएगा जैसे आपने फर्म को, कंपनी को लोन दिया हुआ है लॉन्ग पीरियड, तो लोन में तो फिर वो लोन एंड गारंटी वाला केस आ जाएगा। और इनडायरेक्टली जब आप देखें तो लोन एंड गारंटी वाला यही कहता है कि भाईजान लोन तो सिर्फ बैंक से लेने की इजाजत है, बाकी है तो आप फारिग हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे ये कहता है कि आप जी, हाँ जी, यहाँ पे तो दिया बिल्कुल। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि आपने फिर नेक्स्ट टर्म के लिए रीअपॉइंट नहीं होना, कंसीडर करने को कह रहा है, याद रखिए। कहता है अगर आपने मुफ्त काम करने को दिल कर रहा है कर ले, जजमेंट है आपकी, लेकिन कह रहा है जरूर सोचे एक दफा कि क्या आपको इस क्लाइंट के लिए रीअपॉइंट होना चाहिए कि नहीं। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ शाबाश, ये एक अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा सर कल एक क्वेश्चन था, शायद वो क्वेश्चन 8 था, अलियंट कंपनी का था या कौन सा था, जिसमें उसने पूछा था थ्रेट और एक्सप्लेनेशन पार्ट ए में, और पार्ट बी में उसने पूछा था कि इसको मिटिगेट कैसे करोगे। हमने इसकी प्रेजेंटेशन कैसे दी? आमने सामने। एक होती है प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे, इंग्लिश में जो भी सो कहते हैं आप, एक होती है ऊपर नीचे, एक होती है आमने सामने। हमने इसे आमने सामने की प्रेजेंटेशन दी। स्टूडेंट ये कहने लगा सर लेफ्ट साइड पे पार्ट ए आया, राइट साइड पे पार्ट बी आया, आपने सोल्यूशन तो दे दिया, सोल्यूशन में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ भी आ गई हमें, लेकिन आई कैप तो ये कहता है हर पार्ट अलग पेज पे करें, आपने दोनों पार्ट एक ही पेज पे कर दिए। अच्छा, इसके जवाब से पहले तो ये हम एग्री कर लें कि क्या इस तरह का क्वेश्चन जिसमें 4-5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो और हर प्रॉब्लम का अलहदा से हल हो, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें 4-5 डिफरेंट प्रॉब्लम हो, हर एक का अलहदा से हल हो, ठीक है। अव्वल तो अब आई कैप ये पूछता है ना, जब ये एसीसी का क्वेश्चन था, आई कैप ऐसे नहीं पूछ, एसीसी में रिक्वायर्ड नहीं, वो कहते जैसे मर्जी करें। आई कैप भी पहले इस तरह पूछता था, लेकिन जब से आई कैप ने ये रूल स्टार्ट किया है ना कि एक पार्ट, वो इस तरह नहीं करता, वो एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर कहता है कि मुझे थ्रेट्स भी बताओ। और आपने देखा आई कैप के जितने भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए आप नोट कीजिए, उसमें नॉर्मली मुझे नहीं याद कि किसी एक क्वेश्चन में भी उसने पार्ट ए में कहा हो कि थ्रेट बताओ और पार्ट बी में कहा हो सिग्निफिकेंस, मेरे इल्म में नहीं, शायद कोई हो। तो आई कैप अव्वल तो पूछेगा नहीं, वो एक ही लाइन डिफरेंट पार्ट नहीं बताएगा कि थ्रेट अलहदा, क्योंकि आई कैप को पता है कि अगर थ्रेट एक सफे पे हो, सेफगार्ड दूसरे सफे पे हो, तो ये डिटरमिन नहीं किया जा सकता कौन सा सेफगार्ड किस थ्रेट के लिए है, क्योंकि नहीं किया जा सकता ना। तो दोनों का हालांकि लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, इसीलिए अव्वल तो आई कैप पार्ट ए भी बनाएगा नहीं। फर्ज कीजिए अगर आई कैप बना भी लेता है, आप इस सिचुएशन में
दोनों पार्ट सेम पेज पे कर सकते हैं। आपने फिर क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7 लिखना होगा 6, उसको ए या बी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि लॉजिकल है ना यही कि आमने सामने कौन सा पता होना चाहिए हमें सेफगार्ड्स बताते हुए कौन सा सेफगार्ड किस थ्रेट का है। इसी तरह आगे चल के हमारा एक चैप्टर आएगा रिस्क असेसमेंट का, चैप्टर 11, उसमें वो हमें कहेगा, अभी तो कह रहा है थ्रेट बताओ और सेफगार्ड बताओ ना, एक कंसेप्ट है थ्रेट, एक होता है रिस्क। थ्रेट का ताल्लुक होता है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के साथ, रिस्क का ताल्लुक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। थ्रेट में जैसे कहते हैं ना थ्रेट बताओ, ये 4-5 क्वेश्चन, थ्रेट बताओ सेफगार्ड बताओ, तो उस रिस्क वाले क्वेश्चन में कहेगा रिस्क बताओ प्रोसीजर बताओ। जरा सोच के बताइए, अभी हमने पढ़ा नहीं, क्या क्वेश्चन के अंदर अगर 5 रिस्क हैं तो सारे रिस्क इकट्ठे और उनके प्रोसीजर के कैसे एड्रेस करना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं ना, पहले रिस्क असेसमेंट, उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो बताइए क्या सारे रिस्क इकट्ठे और सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर इकट्ठे कर दें, या अलग-अलग बताना चाहिए कि ये रिस्क है, इसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये हैं, ये रिस्क है, अलग-अलग। तो ऐसी सिचुएशन में आप सेम पेज के ऊपर रिस्क एंड प्रोसीजर दोनों लिख सकते हैं, सेम पेज के ऊपर थ्रेट और सेफगार्ड दोनों लिख सकते हैं। अव्वल तो आई कैप इसको पार्ट ए भी नहीं करेगा, जो कि पास पेपर इस बात की गवाही देंगे, नॉर्मली शायद इक्का दुक्का कोई हो, ठीक है, लेकिन वो चांस है ना पुराना होगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए ऐसा करता भी आई कैप, तो आपने स्टिल अपने कंसेप्ट को, लॉजिक को फॉलो करना है सेम पेज के ऊपर, वहां ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 लिख दीजिएगा। और ये बात मैं तसल्ली करके आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, यानी आई कैप के ऑफिशियल जो अथॉरिटेटिव ऑफिशियल है, उनसे कुछ साल पहले जब ये शुरू में चीज आई थी, इस तरह की हमने कुछ चीजें पूछी थी, तो उन्होंने बताया था, ठीक है, कि इस तरह के ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर जी मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? सर जी सर, ये जो रिकरिंग ऑडिट है इसमें ओवरड्यू फीस में लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट पार्ट जो है ना फीस का वो पे होना चाहिए, तो कितने परसेंट को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर? देखिए आपकी जजमेंट है, सिग्निफिकेंट वो कहता है जी सिग्निफिकेंट पार्ट फीस का पे होना चाहिए, सिग्निफिकेंट कितना आपकी जजमेंट है, ठीक है। नॉर्मली इसको समझ लीजिए कि हाँ मोर देन 50% कर, ठीक है जी, लेकिन बाहर आ लिया आपकी जजमेंट। और की क्वेश्चन? ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स में जहां कहीं लफ्ज सिग्निफिकेंट है ना, तो वो आपकी जजमेंट है, इस पे वो ऑडिट वाला रूल 5% ऑफ प्रॉफिट वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये जजमेंट। हाँ जी, कोड ऑफ एथिक्स में उससे रूल नहीं बताया। अगर हमारा कोई टीम मेंबर था, टीम को छोड़ के फर्म में चला गया, तो थ्रेट कैसे राइज होगा? फर्म को छोड़ के क्लाइंट में चला गया तो थ्रेट कैसे राइज होगा? सबसे बड़ा थ्रेट तो यह है घर का बेदी है, वो हमारे सारे दाव पेच से वाकिफ है, बेहतरीन तरीके से वो फ्रॉड कर सकता है, सबसे बड़ा थ्रेट तो ये है। फिर दूसरा थ्रेट है फेमिलियरिटी थ्रेट, के काम करता रहना, पार्टनर जो छोड़ के गया है उसके वाकिफ इधर फर्म में अभी भी होंगे कि नहीं, वही ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो चाय शाय पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, ठीक है। हाँ जी, जूनियर को इंटिमिडेट कर सकता है, जो सीनियर मैनेजर या पार्टनर होंगे उनको चाय शाय पिलाएगा, और फिर पूछेगा सर जी वो मेरा जो शेयर था वो बोनस का और वो कब मिलेगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हो सकते हैं इस सिचुएशन में। सेफगार्ड पता है ना आपको, मॉडिफाइड ऑडिट प्लान का मतलब क्या होता था? प्रोसीजर्स को चेंज। शाबाश शाबाश। और क्या क्वेश्चन है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट के केस में एडवोकेसी थ्रेट कैसे राइज होता है। देखिए इस सिचुएशन को समझे, हमने टैक्स डिस्प्यूट है क्लाइंट का, हम क्लाइंट के बिहाफ पे कोर्ट में गए जज के सामने, और जज के सामने क्लाइंट का वकील बनेंगे कि नहीं बनेंगे कि सर देखिए ये बहुत मासूम हमारा क्लाइंट है, इसने कभी टैक्स नहीं छुपाया, ठीक है, ये एफबीआर वाले तो बिला वजह इनकी आदत है अपना बजट पूरा करने के लिए उल्टे सीधे नोटिस भेजते रहते हैं। तो ये हम क्या करें, हम एज एडवोकेट, एज लॉयर अपने क्लाइंट को जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा कि नहीं। इसीलिए रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट में एडवोकेसी थ्रेट राइज होता है, क्योंकि इसमें हम क्लाइंट के एडवोकेट बन रहे होते हैं, थर्ड पार्टी के सामने क्लाइंट के एडवोकेट बन रहे होते हैं। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और स्टूडेंट ने कहा सर आपकी टेस्ट डिस्कशन कुछ पेंडिंग है। पेंडिंग शायद हमने अभी तक 2 टेस्ट डिस्कस की है, वो भी उस वजह से हो गए थे कि वो जो पॉलिटिकल इश्यूज थे। तो टेस्ट वैसे तो उन टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो वॉल्यूम 2 की असाइनमेंट के साथ कुछ डिस्कस हो जाते हैं, कुछ थियरी के हैं, लेकिन बहरहाल एक ऑफिशियली एक जो सिस्टम है वो तो फॉलो करना है। तो अब आगे फिर मैं कुछ अगले हफ्ते में टेस्ट प्लानिंग कर ले, तो मे भी कल से डिस्कशन स्टार्ट हो जाए। जिस दिन टेस्ट होगा फिर उस दिन मैं असाइनमेंट नहीं आपको दूंगा कोई, ठीक है। आज की असाइनमेंट तो थोड़ी सी
आज टेस्ट नहीं, तो जिस दिन टेस्ट की डिस्कशन होगी फिर डिस्कशन को हटा के टेस्ट की डिस्कशन रख लेंगे। जब टेस्ट डिस्कशन हो जाएंगे फिर असाइनमेंट की डिस्कशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लें। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा टाइम स्लॉट निकाल के ना अपने जो असाइनमेंट को कम करके उन दिनों में टेस्ट की डिस्कशन कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते में हमारे जितने भी पेंडिंग टेस्ट है वो सारी डिस्कस हो जाएंगे। चलिए बस ये ठीक है जी, और तो कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? चलिए अब आते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। क्या कह रहा है जी? कह रहा है डिस्क्राइब बिलो अ सिचुएशन दैट हैव अराइजन इन टू अनरिलेटेड एक्सटर्नल ऑडिट क्लाइंट्स ऑफ योर फर्म। द ईयर एंड इन ईच केस इज 31 दिसंबर 2009। ईयर एंड को अंडरलाइन करें, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, इन ईच ऑफ सिचुएशंस आउटलाइंड अबव स्टेट वेदर यू वुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट। वेदर यू वुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट। अब क्लासिक क्वेश्चन जो ना कभी आपको पहले समझ आया और ना अब समझ आएगा। मॉडिफाई रिपोर्ट में और मॉडिफाई ओपिनियन में क्या फर्क है? मॉडिफाई ओपिनियन का मतलब है सिर्फ ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है, बाकी और मॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या है कि ओपिनियन भी मॉडिफाई हो सकता है और रिपोर्ट में एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी भी आ सकता है। यानी मॉडिफाइड रिपोर्ट इज इक्वल टू मॉडिफाइड ओपिनियन और एमसीज ऑफ मैटर और यहां पे और भाई ने पूछा था ना और के एंड, तो कोड ऑफ एथिक्स में और एंड अहम नहीं था। ये मॉडिफाइड रिपोर्ट मॉडिफाइड ओपिनियन में अहम है। मॉडिफाइड रिपोर्ट इज इक्वल टू मॉडिफाइड ओपिनियन और एमसीज ऑफ मैटर और अदर मैटर और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ अगर एमसीज ऑफ मैटर आ गया लेकिन अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, रिपोर्ट मॉडिफाइड। अदर मैटर आ गया, ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, रिपोर्ट मॉडिफाइड। एडवर्स ओपिनियन आ गया, एमसीज मैटर, अदर मैटर वगैरह कुछ भी नहीं है, ओपिनियन भी मॉडिफाइड, रिपोर्ट भी मॉडिफाइड। ठीक है जी, रिपोर्ट भी मॉडिफाइड। भाई ये बात समझ आई? तो कह रहा है बताओ कि यानी इसका मतलब है अगर इसमें एमसीज मैटर, अदर मैटर वगैरह है वो भी हमने बताना है। कह रहा है गिव रीजन फॉर योर कंक्लूजन एंड आउटलाइन द मॉडिफिकेशन टू ईच ऑडिट रिपोर्ट। उसकी रीजन भी बताएं और ठीक है, और पॉसिबल मोटिव जो इंपैक्ट होगा पता। देखिए जो रीजनिंग होती है ना हमारी अप्रोच में ऑटोमेटिकली कवर्ड है। जो हमने स्टेप्स बनाए ना, स्टेप 1 में ये करेंगे, 2 में ये करेंगे, 3, तो हमारा जो स्टेप 1 और 2 है जिसमें हम बताते हैं मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और, जिसमें हम बताते हैं मटीरियलिटी की कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंस कि मटीरियल है, परवेसिव है, इमटीरियल है, ये रीजनिंग ही होती है। ठीक है, एंड आउटलाइन द मॉडिफिकेशन टू ईच ऑडिट रिपोर्ट। ड्राफ्टिंग नहीं पूछ रहा। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? वो कह रहा है मुझे सिर्फ इतना बता दो कि रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या होगा, रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या होगा, उस ओपिनियन क्या होगा, पैराग्राफ कौन सा आएगा, उस पैराग्राफ को सेंटेंस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका नाम बता दो। ड्राफ्टिंग का मतलब, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट का मतलब होता है सिर्फ नाम बता दो जो पैराग्राफ आएगा। ड्राफ्टिंग का मतलब है उस पैराग्राफ को, वो जो 3, 4, 5 सेंटेंसेस होते हैं उनको छाप के भी दिखाओ। चलिए अब हम चलते हैं अपने, हाँ जो बिल्कुल वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड करेंगे। जैसे हमें पता है एमसीज ऑफ मैटर ड्राफ्ट करके नहीं देंगे, लेकिन उसे कहेंगे कि एमसीज ऑफ मैटर में 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, रेफरेंस, मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड और आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। कह रहे पहला जी, पोलैंड कंपनी। पोलैंड इज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर hay fever sufferers. It currently manufactures the market leading drug Hyvel, which count for 65% of company's annual revenue. यहां पे 65% को अंडरलाइन कीजिए। अगर किसी प्रोडक्ट के साथ कह दे कि ये 35% होता फिर भी रूल यही लगता। किसी प्रोडक्ट के साथ या किसी डेटर के साथ जब कह देना कि ये 35% रेवेन्यू इससे जनरेट होता है, 40% रेवेन्यू इससे जनरेट, तो समझ लीजिए ये हमारा लार्जेस्ट डेटर या लार्जेस्ट प्रोडक्ट है। ये सिर्फ मेजर नहीं है बल्कि लार्जेस्ट डेटर या लार्जेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये लार्जर डेटर या लार्जेस्ट प्रोडक्ट से क्या कंसेप्ट हमारे जहन में आता है? गोइंग कंसर्न आंसर, कि ये प्रोडक्ट अगर फ्लॉप हो गई, आपका ख्याल है कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। High number of sufferers have recently experienced adverse side effects when using Hyvel, and a government committee is now investigating this. इसके साइड इफेक्ट्स आना सामने आ गया और गवर्नमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन करे।
पोलैंड्स लाइसेंस, वैसे तो इतनी इंफॉर्मेशन से ही गोइंग कंसर्न का इशू अराइज हो रहा था, आगे मजीद उसने क्लैरिफाई, पोलैंड्स लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर हाई व्हील हैज बीन टेम्परेरीली सस्पेंडेड अंटिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। अब बताइए लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, गोइंग कंसर्न एग्जांपल में लाइसेंस वाली बात में थी ना, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा है। द इन्वेस्टिगेशन बाय गवर्नमेंट कमेटी विल नॉट बी कंक्लूडेड। अब हमने आगे ये देखना है कि क्या हमें वो कंक्लूजन दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर तो कंक्लूजन दे रहा हुआ उसके मुताबिक ही इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएंगे, और अगर कंक्लूजन नहीं दे रहा हुआ तो फिर ऑल पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है। इन्वेस्टिगेशन बाय गवर्नमेंट कमेटी विल नॉट बी कंक्लूडेड अंटिल आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 हैव बीन पब्लिश्ड। कहता है इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं होगी, पब्लिशिंग तक तो कंप्लीट नहीं होगी जब तक। The directors have disclosed this matter in a note to the draft financial statement, stating that if the license is not reinstated, there would be significant doubt over Poland's ability to continue to trade. अब बताइए क्या कंक्लूजन पे हमें लेके जा रहा है कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, नॉट एप्रोप्रिएट है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी है, या सिर्फ वो कंडीशन इवेंट या कंडीशन को डिस्कस कर रहा है। इवेंट या कंडीशन बता दिया, वो तो बता दिया ना, कंक्लूजन हमें उसने कोई दिया है कि नहीं, क्या है कंक्लूजन, एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट या मटेरियल अनसर्टेनिटी। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कंक्लूजन दिया है और वो मटेरियल अनसर्टेनिटी का है? कितनों का ख्याल है कि कंक्लूजन नहीं दिया, कंक्लूजन नहीं दिया हुआ? अच्छा, अगर आपके ख्याल में कंक्लूजन दिया हुआ है और ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, तो फिर हम इसके मुताबिक ही आंसर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ये ख्याल है कि कंक्लूजन उसने नहीं दिया, क्लियरली नहीं दिया हुआ, तो अगर तो देखिए अनसर्टेनिटी तो कंफर्म आएगा, वो तो 100% आएगा, उसमें मैं आपके साथ हूं। आगे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट, इनको भी डिस्कस करना चाहिए कि नहीं। मेरा ये ख्याल है कि उसने क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं दिया हुआ, कंक्लूजन में क्लियरली बता देता है कि ऑडिटर कंक्लूड्स दैट गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट या नॉट एप्रोप्रिएट। तो इसलिए ऑल पॉसिबल सिचुएशन को कवर करना चाहिए, लेकिन मार्क्स को सामने भी रखना है। अगर मार्क्स कम है तो फिर आप सिर्फ जो मोस्ट ऑब्वियस सिचुएशन है, यानी मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन कौन सी है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी वाली, वही लिखे। अब मार्क्स बताइए, मार्क्स कितने हैं इसके? 8 में 2 4 हैं, तो 4 में फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न जब आएगा तो जाहिर है उसके अंदर जो 3 इंफॉर्मेशन है वो भी आएंगी। नहीं, हाँ मेरा ख्याल है काफी है 4 नंबर के साथ। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप बाकी की 2 सेशंस को भी कवर कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, याद रखिए जब कभी कंक्लूजन होगा ना, वो क्लियरली लिखा होगा कि ऑडिटर कंक्लूड्स दैट गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट या गोइंग कंसर्न नॉट। यहाँ पे लिखा हुआ किसी जगह पे? डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू उतारा है, डायरेक्टर जो मर्जी कहते रहे, हमने तो अपने ऑडिटर के कंक्लूजन के ऊपर जाना। हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये बात सही है कि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी वो अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन पे है, लेकिन ऑडिटर कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी रखता है। और आप ये स्टडी करेंगे कि ऑडिटर गोइंग कंसर्न के बारे में खास तौर पे ईयर एंड के बाद के इवेंट्स को भी इवैल्यूएट करता है। तो मे भी ऑडिटर के पास कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस सच में कैंसिल कर दिया है या उसको रीइंस्टेट कर दिया, दोबारा इशू कर दिया। ठीक है, बहरहाल कंक्लूजन नहीं है। ठीक है जी, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, ये नहीं आपने लिखना, ड्राफ्टिंग लिखना है ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वर्डिंग, सीधी वर्डिंग, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सेंटेंस लिखना है। ऑडिटर शैल नॉट एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन, ये सेंटेंस नहीं लिखना। बाज़ औक़ात लिखते हुए ना जल्दी जल्दी में नॉट का लफ्ज़ स्किप हो जाता है, तो फिर वो जल्दी जल्दी में वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, शैल एक्सप्रेस मॉडिफाइड, सारा गलत हो गया। तो इसीलिए सीधा सेंटेंस सिंपल बनाए। भाई ये समझ आ गया? इसमें उसने हमसे क्या टेस्टिंग, कौन सा कंसेप्ट टेस्ट किया उसने? हाँ, मटेरियल अनसर्टेन। और एग्जांपल कौन सी बनाई उसने? लार्जेस्ट प्रोडक्ट वाली, लार्जेस्ट प्रोडक्ट। ये केस स्टडी के साथ लिख दिया करें इस तरह की छोटी छोटी चीज, ताकि आपको रिवीजन करते हुए आसानी हो। ब्लूम कंपनी, ब्लूम परचेज्ड ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑन 1 जनवरी 2009। ईयर एंड क्या था? 31, यानी पूरे साल की बात हो रही है। फॉर 2.8 मिलियन।
Plant was capable of being operated at this date, but production did not commence until 30 June due to worldwide shortage of essential raw material for the production process. The plant is being depreciated using the straight line method over 10 years and the directors have charged 6 months depreciation cost. सही है कि गलत? मिस स्टेटमेंट है. कैसे मिस स्टेटमेंट है? एसेट अवेलेबल फॉर यूज इन. जरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें. किया आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट? मटेरियलिटी के साथ कंपेयर करें. मिस स्टेटमेंट को कैलकुलेट करें. किधर किया गया? अरे भाई ने होम असाइनमेंट भी नहीं की. क्यों नहीं की होम असाइनमेंट? टेस्ट ही याद की. मिस स्टेटमेंट क्या? 2.8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12. जितने महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई 0.14. अब आप मटेरियलिटी के साथ कंपेयर करें 1.3 मिलियन इंटू 5%. मिस स्टेटमेंट मटेरियल के मटेरियल लिखें फिर क्वालिफाइड ओपिनियन. अच्छा आपने नोट किया है इस पार्ट में उसने प्रॉफिट दिया है, प्रीवियस पार्ट में नहीं दिया था, उसमें जरूरत ही नहीं थी, उसमें 65% से ही हमें पता चल गया था ये लार्जेस्ट है. क्लियर? इस क्वेश्चन में की प्रॉब्लम. नेक्स्ट ये आ गया आई कैप का क्वेश्चन आ गया. Your firm has been approached by a recently formed IT company. पहले किया तो नहीं हुआ. Data Technology Limited for appointment as its statutory auditor. DTL is mainly owned by 3 foreign companies who are all registered abroad in tax haven countries. Tax haven countries ऐसी कंट्रीज होती हैं हाँ जी जिनमें टैक्स फ्री या बहुत मिनिमम टैक्स हो. Your firm does not have any experience of auditing an IT कंपनी. अच्छा अगर पास में कभी IT कंपनी का ऑडिट नहीं किया हुआ तो क्या हम IT कंपनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आपको सेफगार्ड अप्लाई करना पड़ेंगे, एक्सटेंडेड डेडलाइन एग्री करना पड़ेगी, एक्सपर्ट्स को टीम में इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है. कह रहे रिक्वायरमेंट इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. जैसे ही मैंने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा मेरे जहन में फौरन चैप्टर 7 आ गया. सही आया या गलत? गलत. मेरे जहन में 5, 6, 7 तीनों आ जाने चाहिए. और खास तौर पे चूंकि ये कह रहा है कि हैज बीन अप्रोच्ड फॉर अपॉइंटमेंट, तो मुझे लग रहा है ज्यादा चांस है ये एक्सेप्टेंस स्टेज की बात करेगा या चेंज ऑफ ऑर्डर की बात करेगा. In the light of code of ethics for chartered, identify the threats to the fundamental principles and discuss how your firm would evaluate these threats in the context of accepting the client and engagement. Also briefly discuss the safeguard available to your firm to address the threats. बताने और fundamental principles बताने हैं. ये तो चैप्टर 7 में कहीं भी है ही नहीं, चैप्टर 5 में है. ठीक है. रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इसमें तीनों चीजें पूछ ली उसने कि 2 पूछी है. नहीं मेरा ख्याल है 2 पूछी है. तीनों कैसे पूछी हैं? रिक्वायरमेंट में सबसे पहले किसको अंडरलाइन करना है? थ्रेड. कोड ऑफ एथिक्स कर लिया. फिर इसके बाद थ्रेड्स को अंडरलाइन करें, इसके बाद इवैल्यूएट को अंडरलाइन करें, फिर इसके बाद सेफगार्ड. तीनों चीजें लिखेंगे. ठीक है जी. ये आप बॉक्स बना के भी तीनों चीजें लिख सकते हैं जैसा बुक में प्रेजेंट किया गया है, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं. लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है जब ऊपर नीचे लिखे ना तो पहले एक थ्रेड, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके सेफगार्ड, फिर अगले सफे पे दूसरा थ्रेड, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके सेफगार्ड. ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है. ऐसे नहीं लिखना कि दोनों थ्रेड इकट्ठे, दोनों के सेफगार्ड इकट्ठे, दोनों की सिग्निफिकेंस. ऐसे नहीं करना. क्लियरली डिफरेंशिएट करना है एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से. कोई प्रॉब्लम इसमें? इंटेग्रिटी, इसमें प्रोफेशनल कंप्यूटर्स का थ्रेड तो है. इंटेग्रिटी वाला थ्रेड जो है क्वेश्चन के अंदर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस स्टेज पे हमने इसको वैल्यूएट तो करना है कि थ्रेड है कि नहीं. नहीं, चैप्टर 7 की सिचुएशन में इंटेग्रिटी वाला थ्रेड. इंटेग्रिटी याद रखें हम इवैल्यूएट करते हैं सिर्फ एक्सेप्टेंस स्टेज पे. बाद में कोई अगर इवेंट सामने आ जाए तो उसको रीअसेस करते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन बाद की सिचुएशन में हर सिचुएशन पे इंटेग्रिटी को रीचेक नहीं करते. अगर कोई नॉन कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन आए, अगर कोई फ्रॉड आ जाए तो फिर हम क्लाइंट की इंटेग्रिटी को रिवैल्यूएट करेंगे ऑडिट के दौरान में. एक्सेप्टेंस स्टेज पे तो हर केस में करेंगे ना, चाहे क्लाइंट हमारा कोई बेहतरीन पर्सनालिटी का बंदा क्यों ना हो. एक्सेप्टेंस स्टेज पे क्लाइंट की इंटेग्रिटी और अपनी कंपिटेंस हर सिचुएशन. आप फर्ज कीजिए, छोटी सी एग्जांपल देता हूं. अब बिग 4 में फर्ज कीजिए टॉप लेवल की फर्म है कोई, जिसे बिग 4 कहा जाता है उनमें से, और एक बहुत ही सिंपल क्लाइंट है जिसके सिंपल ऑपरेशन है, ट्रेडिंग बिजनेस है. इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हुए भी क्या एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए चैप्टर 5 वाले? हालांकि देखें टॉप फर्म है तो क्या उनके पास कंपिटेंस नहीं होगी? होगी. और सिंपल है, एक शरीफ आदमी है, उसकी कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, तो क्या पता है
इंटेग्रिटी डाउटफुल क्या स्टिल हो सकती है? बिल्कुल। तो याद रखें हमने हर केस में वैल्यूएट करना है। हाँ सिग्निफिकेंस कम ज्यादा हो सकती है, वो अलग बात है, वैल्यूएशन हर केस में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब कभी एक्सेप्टेंस स्टेज का क्वेश्चन पूछेगा और आपसे थ्रेट पूछेगा, आपने दोनों थ्रेट लिखने हैं, पक्की बात। नेक्स्ट चैप्टर 6 का क्वेश्चन कह रहा है कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेशन विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। किसको अंडरलाइन करना है? कंपनीज एक्ट। शाबाश। Bilal and company chartered accountants have received an offer for appointment as Right of Daud Limited. Ghalib, a partner in Bilal and company, holds 1 लाख term finance certificates of DL. इसमें सारा ट्विस्ट टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट के लफ्ज में है। अगर इसकी बजाय लिख देता ना शेयर्स, तो ये हमारा रूटीन का क्वेश्चन हो जाता जो हमने हजारों दफा किया शायद, या उससे थोड़ा कम किया हुआ। ठीक है रूटीन। लेकिन टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट और शेयर में क्या फर्क है? टर्म फाइनेंस लोन होता है, डिबेंचर। ये डिबेंचर है, ये जो है कंपनी ने सॉरी फर्म ने लोन दिया हुआ है कंपनी को। इस पे इंडेटेडनेस वाली बात आ सकती है, और इसमें इंडेटेडनेस चूंकि कंपनी है फर्म नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले वाली सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि पहली चीज ये शेयर का केस नहीं, डेट का केस है, डेट का केस है। और दूसरा इंडेटेडनेस कंपनी की है, फर्म की नहीं। कोड ऑफ एथिक्स दोनों को डिस्कस करता है, लोन टू को भी लोन फ्रॉम को भी, लेकिन कंपनीज एक्ट सिर्फ एक ही को डिस्कस करता है, लोन फ्रॉम क्लाइंट। ए क्लियर जी? बी, अच्छा बी में एक कंसेप्ट है कैफ 4 का, बिजनेस लॉ का, देख लो। वहां क्या कंसेप्ट है कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी समझी जाती है। ये पढ़ा हुआ आपने पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, वो सब में बांटी जाती है, उसका जो भी गेन या लॉस होता है। कह रहा है Zain and company firm of chartered accountant has received offer for appointment as auditor of Haris Limited. Imran, a partner in Zain and company, is also a partner in Pure Investment Associate, a partnership firm, which owns 1 लाख shares in HL. अब सिचुएशन क्या है कि फर्म का एक पार्टनर है, अगर तो उस पार्टनर के पास कहता है ना उसने शेयर्स लिए हैं, तो ये हमारी आसान तरीन केस हो जाता है। वही जो रूटीन में कुछ करता रहता है कि डायरेक्ट पार्टनर के पास शेयर है। उसने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट क्रिएट किया, उसने कहा डायरेक्ट पार्टनर के पास शेयर्स नहीं है, पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म ने शेयर खरीदे हैं। तो सुनिए जरा, पार्टनरशिप ने शेयर्स खरीदे तो उनका मालिक कौन हुआ? सारे पार्टनर। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें जिस पे ये केस स्टडी टिकी हुई है। सवाल ये है, क्या इमरान, ये जो प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट ने शेयर्स खरीदे हैं एचएल में, क्या इमरान इनका ओनर है या नहीं? पक्की बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इमरान इज शेयर होल्डर। बिल्कुल। तो शेयर होल्डिंग वाली प्रोविजन अप्लाई हो जाएगी। शेयर होल्डिंग वाली के डिस्क्लोज करे एट टाइम ऑफ डिस्पोज किया जाए विद इन 90 डेज ऑफ। क्लियर जी? चलिए ये थे हमारे क्वेश्चन। अब हम आते हैं वापस कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट है हमारा प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। अच्छा, इससे पहले चैप्टर 5 में जाके देखे प्री कंडीशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। पता नहीं क्यों मुझे शक है कि शायद ना हुआ हो। पिछले पुराने एडिशन की जिम्मेदारी कोई नहीं मेरी, लेकिन लेटेस्ट एडिशन में मेरा वो हुआ है ना। पॉइंट नंबर 5 है प्री कंडीशन। इसका मतलब है ये कंसेप्ट तो ऑलरेडी हमारा बिल्ड हो चुका है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले प्री कंडीशन फॉर ऑडिट होना जरूरी है। अगर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट नहीं है तो इसका मतलब शायद हम इसको एक्सेप्ट ना करें। मेन कंसेप्ट। अब आज के लेक्चर में हमने देखना है प्री कंडीशंस होती क्या है। प्री कंडीशंस होती क्या है? देखिए, जैसे होता है ना आपके कुछ सब्जेक्ट्स की प्री कंडीशंस होती हैं कि आपने अगर अकाउंटिंग पढ़नी है तो उससे पहले कोई थोड़ा बहुत मैथ है आपने पढ़ा हो, बेसिक लेवल का, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, प्लस माइनस आपको पता हो। उसी तरह अगर आपने ऑडिट पढ़ना है तो आपको अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स पता हो। ठीक है, जो PRC 5 है, कौन सा PRC 3, 4 जो भी है वो लाजमी पढ़ा हो। FAR 1 भी पढ़ा हो तो ज्यादा अच्छा है, लाजमी नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम ताकि आपको पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, डेप्रिसिएशन क्या होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होती है। अगर आपको यही नहीं पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं तो उनकी वेरिफिकेशन सीख ही नहीं सकते। तो उसी तरह हमारे ऑडिट प्रोफेशन में भी वो कहता है प्री कंडीशंस हैं, यानी आपने किसी भी क्लाइंट को जब एक्सेप्ट करना है तो कुछ चीजें खास तौर पे देखनी है। वैसे तो और भी चीजें देखनी है, जैसे इंटेग्रिटी की, कंप्लीटनेस की बात हुई, लेकिन वो चीजें कहता है कोड ऑफ एथिक्स कहता है देखनी है। ये वाली चीजें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहता है देखनी।
ठीक है, प्री कंडीशंस किसका कंसेप्ट है? मेन रूल वही है कि एक्सेप्टेंस से पहले इन चीजों को सामने रख के फैसला करना है आपने, वो है प्री कंडीशन। भी देख, बाकी चीजें भी देखनी है, अपनी कंपिटेंस, क्लाइंट की इंटेग्रिटी, बाकी चीजें भी देखनी है। प्री कंडीशंस भी हम इवैल्यूएट करेंगे कि प्रेजेंट है कि नहीं क्लाइंट पे। अब प्री कंडीशन नाम से जाहिर है कि प्री कंडीशन फॉर ऑडिट ऐसी कंडीशंस जो पहले से मौजूद होना जरूरी है ऑडिट, यानी इनको हमने ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले इंश्योर करना है, बाद में नहीं करना। प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन नहीं है, प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। ये कंडीशंस कितनी है? 2। ये कंडीशन कितनी है? 2। पहली कंडीशन है कि ये 2 कंडीशन है। अब लेक्चर में हमने लेक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हिस्से में हम सीखेंगे प्री कंडीशंस हैं क्या, दूसरे हिस्से में सीखेंगे कैसे पता चलेगा प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं कि नहीं, ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा कि हमारे इस क्लाइंट पे प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट है या नहीं। तीसरे हिस्से में सीखेंगे अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है। देखिए 3 कंसेप्ट, पहला प्री कंडीशन है क्या, दूसरा कैसे इंश्योर किया जाएगा प्री कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं, और तीसरा अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। स्टडी करते हैं। पहला कंसेप्ट, व्हाट आर प्री कंडीशंस हैं क्या? 2 चीजों का होना प्री कंडीशन कहलाता है। पहला, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, और दूसरा, मैनेजमेंट एग्रीज ऑन प्रीमाइज ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। प्री कंडीशन फॉर ऑडिट क्या है? 2 चीजों का नाम। पहली क्या है कंडीशन? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और दूसरा मैनेजमेंट एग्री करे प्रीमाइज पे। अच्छा, ये प्रीमाइज ऑफ ऑडिट क्या होते हैं? मैनेजमेंट का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करना, अंडरस्टैंड करना। मैनेजमेंट का कहना, जी सर हम समझते हैं कि अगर हम आपसे ऑडिट पढ़ेंगे तो हमें डेली होम असाइनमेंट करना पड़ेंगी, हम इस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि केस स्टडी करनी पड़ेगी, और हम इसको एक्नॉलेज भी करते हैं, वादा भी करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, वादा करते हैं कि हम करें। अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट में कह दे नहीं सर ना मैंने कोई केस स्टडी करनी है, आप तो टाइम जाए आधी क्लास का टाइम जाया करते रहते हैं, आप तो फारिग, हम फारिग थोड़ी है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं केस स्टडी नहीं करूंगा, मैं क्लास में आधे घंटे बाद आया करूंगा, मंजूर है तो बताएं। तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। स्टार्ट में ही प्री कंडीशन है ना भाई, ये ऑडिटर ने डिसाइड करनी है कि क्लाइंट ने प्री कंडीशन क्या है, प्रेजेंट है कि नहीं, किसने डिसाइड करनी है? ऑडिटर ने डिसाइड करनी है, क्लाइंट थोड़ा डिसाइड करेगा, ऑडिटर का काम है वो बता। तो 2 1। अच्छा, ये कंसेप्ट क्या पहले हम इसे कहीं पढ़ चुके? मुझे लग रहा है पढ़ा लग रहा है, चैप्टर 2 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में लेक्चर के एक हमने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, जब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन थी ना, उसके एंड पे आखिरी लाइन ये सिखाई थी आपको, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है तो डू एंगेजमेंट, एक्सेप्ट यस, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है नो। इतना अहम होता है फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क गलत तो उस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो भी गलत। अल्लाह ताला के नजदीक दीन तो सिर्फ इस्लाम है ना, तो अगर सारी उम्र नेकियां की, खुदा ना तक किसी वो कोई और दीन है, सारी उम्र नेकियां की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी उम्र, फ्रेमवर्क गलत है, उस गलत फ्रेमवर्क के मुताबिक सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी जिंदगी सही गुजारी, तो बताइए बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है कि नहीं है? यही कंसेप्ट। अगर आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क गलत डिटरमिन कर लिया ना, आपको आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मैनेजमेंट ने चाहे जितनी मर्जी मेहनत करके फाइनेंशियल, वो गलत है। इसीलिए वो कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्ट करेंगे, वरना एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंगेजमेंट। ये बात समझ आ गई। और दूसरा, प्रीमाइज ऑफ ऑडिट क्या? ये भी शायद जहां पे मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी पढ़ा था ना चैप्टर 2 में ही, उसमें से कि मैनेजमेंट अगर अपनी इन जिम्मेदारियों को एक्नॉलेज करती है, एक्सेप्ट करती है, फिर हम ऑडिट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चैप्टर 2 में जाके देखें, ये दोनों बातें लिखी है कि नहीं, एक दफा जरा रिवीजन हो जाएगी बहाने से, ताकि तसल्ली हो जाए मुझे कि ये कंसेप्ट हमारे लिए नया नहीं है, इसकी बेस पहले बन चुकी है। जरा चैप्टर 2 में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी देखिए, क्या चैप्टर 2 में ये दोनों बातें लिखी हैं कहीं? क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट करना है, वरना नहीं। मैनेजमेंट प्रीमाइज पे एग्री करे तो ऑडिट करना है, वरना नहीं। चलिए, ये तो फिर समझ आ गया प्री कंडीशंस क्या है दोनों। इनको अलग-अलग पढ़ा था, इकट्ठा आ जाओगे।
आगे चल, ये कैसे पता चलेगा कि प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट है कि नहीं है? क्या ये तो पता चल गया, प्रेजेंट है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? अब अगेन इसको भी फिर क्योंकि प्री कंडीशन दो है ना, तो हमने हाउ टू इंश्योर प्री कंडीशन आर प्रेजेंट, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, कैसे पता चलेगा? और दूसरा प्रीमाइज प्रेजेंट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अच्छा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ऑडिटर खुद से ही डिसाइड कर लेगा। कैसे? ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। यानी जिन रूल्स के मुताबिक मैनेजमेंट ने फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया, उन्हीं रूल्स के मुताबिक ऑडिटर भी चेक करेगा सिलेक्शन सही है कि नहीं। ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल? कैसे इंश्योर करेगा? ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल कंसीडरिंग लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल। जैसे कंसेप्ट समझाने के लिए याद चारों कर लेंगे। एक, अगर लीगली रिक्वायर्ड है फ्रेमवर्क तो ठीक है, हम नॉर्मली मान लेते हैं, या पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। अगर एफबीआर को भिजवाना एक्सेप्टेबल टैक्स बेसिस है, अगर शेयर होल्डर्स को भिजवाना एक्सेप्टेबल आईएफआरएस है, ठीक है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी है आईएफआरएस, अगर नेचर ऑफ एंटिटी है गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कैश बेसिस पे चलती है। गवर्नमेंट आपको पता है कैश बेसिस पे चलती है, गवर्नमेंट अक्रूवल बेसिस पे नहीं चलते, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल कैसे है, ये डिसाइड हो गया। एक्सेप्टेबल कैसे है? अब प्रीमाइज ऑफ ऑडिट कैसे प्रेजेंट, ये कैसे डिसाइड करेंगे? प्रीमाइज सिंपल, मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ले लेंगे। अगर मैनेजमेंट एग्रीमेंट दे दे साइन करके, दैट मैनेजमेंट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, जहां कहीं इस कंसेप्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी का लफ्ज है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कह के छोड़ नहीं देना, बल्कि वो 3 पॉइंट्स फिट कर देने उधर साथ कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर सच इंटरनल कंट्रोल विच आर नेसेसरी टू प्रोवाइड ऑडिटर इंफॉर्मेशन, ताकि उसे पता चल जाए हम इन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। वो ये ना हो कि वो जो स्पेसिफिक छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनकी बात समझ ले, कि हम शायद बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट इवेंट की, हम शायद बात कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी की, हम शायद बात कर रहे हैं छोटी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना। तो यहाँ पे हम किस प्रीमाइज में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेन वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। क्लियर जी? अभी तक हमने कंसेप्ट 2 हिस्सों में पढ़ लिया। पहले हिस्से में हमने क्या पढ़ा? प्री कंडीशन फॉर ऑडिट है क्या, हमें पता चला 2 चीजें, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेप्टेबल और प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट। दूसरे स्टेप में हमने सीखा ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा प्री कंडीशन ऑडिट प्रेजेंट है कि नहीं। इसमें हमने देखा पहला, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। और प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है कि नहीं, कैसे? ऑडिटर शैल ऑब्टेन agreement from management that it understand and acknowledges its responsibility for preparation of financial statement, for internal control, to provide information to auditor। क्लियर? पता चल गया प्री कंडीशन क्या है, प्रेजेंट है कि नहीं, ये पता चल, इंश्योर कर लिया। फ्रेमवर्क खुद देख लेंगे और प्रीमाइज पे लिखवा लेंगे एग्रीमेंट, मैनेजमेंट ने लिख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली, हाँ इंफॉर्मेशन देगी, फाइनेंशियल में बनाएगी, तो ठीक है, फिर आगे चल। अब लास्ट स्टेप, क्या हो अगर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट ना हो? अगर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट ना हो, अब ये भी 2 हिस्सों में जाएगा कंसेप्ट। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात अलग करेंगे, प्रीमाइज की बात अलग करेंगे। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सॉरी पहले प्रीमाइज वाली बात कर लेते हैं। अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट नहीं है, एक ही स्टेप, एक ही 2 हरफी बात, क्या? एक्सेप्ट ही नहीं करना। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है? जो अभी अंडर कंसीडरेशन है, फाइनल नहीं हुई। प्रपोज ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, नहीं सर आप ऑडिट कर दें, ऑडिट किस हवाओं में करना है हमने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देंगे, कोई भी सवाल पूछेंगे हम कुछ नहीं बताएंगे, तो कहां से होना है? एविडेंस कहां से आना है? हमें इनवाइसेस नहीं देंगे, परचेज इनवाइसेस नहीं करेंगे, हमारी सवालों का जवाब नहीं देंगे, पिछले साल के इस साल एक्सपेंसेस क्यों बढ़ गए हैं, डेटर्स क्यों कम हो गए हैं, क्रेडिटर्स क्यों बढ़ गए हैं, इस सवालों का जवाब नहीं देंगे, हम ऑडिट नहीं कर सकते। क्लियर? अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, इस पूरे कंसेप्ट की जान है इस तोते में।
इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी आई कैप कभी कभार तो अक्सर पूरा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभार उससे सर अगर एक कंसेप्ट पूछना हो ना सिर्फ छोटा, वो ये पूछेगा इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है। यहां पे ध्यान में रखिए, इसने वन वर्ड आंसर नहीं दिया। चैप्टर 2 में हमने वन वर्ड आंसर सीखा था कि एक्सेप्टेबल ना हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां पे क्या कह रहा है, इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ से आगे कहानी चली, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ को अंडरलाइन करें, ये ट्विस्ट है कहानी का, ये ट्विस्ट है कहानी का। इससे कंसेप्ट आगे खुला, सीक्रेट डोर ओपन हो गया। अब इस सीक्रेट डोर में क्या है ये चल के देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। कह रहा है भाई एक्सेप्टेड में फारूक साहब फ्रेमवर्क पता नहीं कौन सा कहां से ले हैं आप, हम तो ऑडिट नहीं करने के। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ ने रिक्वायर किया हुआ तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे खुद बताएं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की मानने, अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और लॉ दोनों एक ही चीज करें तो बहुत आसान, लेकिन अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हो कुछ और, लॉ कह रहा हो कुछ और, फिर प्रिवेल कौन करेगा, लॉ। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा एक्सेप्ट ना करो जो फ्रेमवर्क, लेकिन अगर लॉ रिक्वायर कर रहा है कि एक्सेप्ट करो, क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, बड़ा भाई कुछ और कह रहे हैं, वालिद साहब कुछ और कह रहे हैं, अगर दोनों एक ही बात कहें मानना आसान है, अगर डिफरेंट हो किसकी बात माननी है, वालिद साहब की। ठीक है जी। अच्छा, बड़े भाई ने कहा अच्छा चलो ठहर जाओ, वालिद साहब की बात मानो, लेकिन कुछ मजीद मेरी तरफ से भी काम कर लेना। अब मजीद काम करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो काम भी कर लो। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, वो काम भी कर, क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लो, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, लेकिन बराए मेहरबानी मेरी 3 ख्वाहिशात सुन लो, 3 ख्वाहिशात में मेरी अमल कर लो, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। तो अब हालांकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट, हालांकि फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक्सेप्ट करना है क्यों, रिक्वायर्ड बाय लॉ है। लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की शांति के लिए 3 ख्वाहिशात, 3 कंडीशन, कहता है 3 कंडीशन पूरी करवा लो। अच्छा, पहले इसकी एग्जांपल जहन में रख लें ताकि कंडीशन समझना आसान हो। एग्जांपल इसकी ये है कि किसी मुल्क में फ्रेमवर्क ऐसा है, आपके ख्याल में अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हों, क्या उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि नहीं? क्या डिस्क्लोज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। आपने शायद कैफ 7 में भी पढ़ा होगा, वो डायरेक्टर्स के साथ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज, ट्रू एंड फेयर व्यू सामने आता है। अगर किसी मुल्क में उसके फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस ही नहीं है, डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड, ये स्टैंडर्ड पाकिस्तान में है, IS 24 है, तसल्ली करवा दूं, ये कंसेप्ट यानी इसका मतलब पाकिस्तान पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान में ऑडिट करना नहीं सीखते, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हमें पूरी दुनिया में ऑडिट प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं। तो किसी मुल्क में अगर हम जाएं और वहां पे हमें पता चले कि फ्रेमवर्क बहुत ही फारग है, डेफिशिएंट है, इसमें तो रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर ही नहीं मांगे हुए उन्होंने, हमने कहा इतना फारग फ्रेमवर्क जो रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर नहीं मांगता, ये फ्रेमवर्क फारग है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। कीनिया में थे हमने कहा एक्सेप्टेबल नहीं है, उन्होंने कहा सर अगर एक्सेप्टेबल नहीं है करना तो पड़ेगा। हमने कहा क्यों करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, रिक्वायर्ड बाय लॉ, अब फैसला कर ले, तो अब एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, कर लेंगे। लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा मेरी 3 शर्तें। पहली चीज, अच्छा फ्रेमवर्क ने नहीं कहा, देखिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि यूजर्स को ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाए, हत्तुल इम्कान, वो अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है, कह रहे आप ऐसा कीजिए जो एडिशनल डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क ने नहीं दिया हुआ था ना, रिक्वायर्ड नहीं था, आप एडिशनल के तौर पे आप खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस डिस्क्लोजर को इंक्लूड कर दें। यानी पहली कंडीशन क्या है, आइए से कह रहे हैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि वो एडिशनल डिस्क्लोजर इंक्लूड करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर। दूसरा कंडीशन, आपने अपनी रिपोर्ट में एम्फसिस और मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है उस डिस्क्लोजर को रेफर करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो मैनेजमेंट ने छोटा सा नन्ना मुन्ना सा डिस्क्लोजर बना के ना लिख दिया, जैसे बात करते हैं बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट 51% ऑफ, और नीचे छोटा सा लिखा होता है ऑन सेलेक्टेड आइटम, जिसको कोई 90% ऑफ में भी ना खरीदे, लिखा होता है ना। तो इसमें गलती क्या है भाई, एम्फसाइज कर, कहता है इसी तरह ऐसा ना हो मैनेजमेंट ने भी छोटा सा डिस्क्लोजर दे दिया हो। तो पहली कंडीशन मैनेजमेंट से कहना है एडिशनल डिस्क्लोजर फाइनेंशियल में ऐड कर रिलेटेड पार्टी वाला, रिलेटेड पार्टी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं,
दूसरी कंडीशन एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में आएगा। तीसरी कंडीशन, हमने अपनी रिपोर्ट में एहतियातन ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं लिखना। ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड, क्योंकि इसमें ज्यादातर बातें तो लॉ की मानी जा रही है। स्टैंडर्ड कह रहा है मेरी कौन सी बात मान रही है भाई, तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू रहने दो। ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड यूज, 3 शर्तें हैं। फिर से, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल हो तो क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ से सीक्रेट डोर ओपन हो गया कंसेप्ट्स का। अरे इसका मतलब क्या है कि अगर रिक्वायर्ड लॉ करे फिर एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। 3 कंडीशन कौन सी? एडिशनल डिस्क्लोजर, एमसीक्यू मैटर, नो ट्रू एंड फेयर व्यू वाला फ्रेज, नो ट्रू एंड फेयर वाला, ठीक है। ये कंडीशन हमने ये कीनिया की मैनेजमेंट के सामने कंडीशन रखी। उन्होंने कहा भाईजान सुने, हमारा लीगल रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि यही फ्रेमवर्क के मुताबिक ऑडिट होगा, और ये जो कंडीशंस आपने रखी है ना, इसकी भी इजाजत नहीं देता, हम इसको भी नहीं मान सकते। अब या तो मैनेजमेंट कंडीशंस को मानेगी या नहीं मानेगी। मानेगी तो अच्छी बात है, ऑडिट शुरू करें। अगर नहीं मानेगी तो फिर भी ऑडिट शुरू करें, फिर भी ऑडिट शुरू करें। लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं अब की बार आपने वैल्यूएट करना है कि वो जो एडिशनल डिस्क्लोजर देते तो यूजर्स के लिए अच्छा हो जाता, क्योंकि वो यूजर्स के लिए अहम डिस्क्लोजर था ना, था कि नहीं अहम? उस डिस्क्लोजर की वजह से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल था। लेकिन नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए मिसलीडिंग है कि नहीं? एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है कि नहीं? एक तरह से कह रहा हूं, क्योंकि एक डिस्क्लोजर जो रिक्वायर्ड था वो नहीं है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहता है आप इवैल्यूएट करेंगे इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। आप क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है इवैल्यूएट इफेक्ट ऑन रिपोर्ट? हाँ, इफेक्ट क्या हो सकता है उसने बताया नहीं, लेकिन इफेक्ट यहाँ क्वालिफाइड ओपिनियन होगा या एडवर्स होगा। और फिर दूसरे नंबर में कहता है जो भी इफेक्ट हो उसे एंगेजमेंट लेटर में लिख दो, ताकि स्टार्ट में ही आपको पता चल गया ना रिपोर्ट मोडिफाइड हो सकती है, तो मैनेजमेंट को भी स्टार्ट में ही बता दिया जाए एंगेजमेंट लेटर के थ्रू। भाई बात समझ आई? फिर से हमने कंसेप्ट स्टडी किया प्री कंडीशन। प्री कंडीशन है 2। पहली प्री कंडीशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल, दूसरा मैनेजमेंट एग्रीज ऑन प्रीमाइस। कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं? फ्रेमवर्क कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल पर्पस, लीगल रिक्वायरमेंट, और प्रीमाइस एग्रीमेंट के जरिए से। अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? प्रीमाइस नहीं है, फारक, नॉट एक्सेप्ट। इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो हमने लिखा ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। और अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है, फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ऑडिटर शैल एक्सेप्ट एंगेजमेंट विद 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, मैनेजमेंट एग्री करे कि एडिशनल डिस्क्लोजर देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरी कंडीशन, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एमसीक्यू ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा यूजर की टेंशन। तीसरे, रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू वाला फ्रेज शामिल नहीं किया जाएगा। अगर स्टिल मैनेजमेंट इन कंडीशंस को नहीं मीट करती फिर भी एक्सेप्ट, लेकिन इवैल्यूएट करें इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, यानी क्वालिफाइड के एडवर्स, और जो भी इफेक्ट होगा एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है बात? कंसेप्ट समझ आया? याद कर लेंगे। चलिए होम असाइनमेंट भी कीजिएगा। कल मैं आपकी कोई टेस्ट डिस्कशन कोशिश करूंगा निकाल के रखूं। कल कंसेप्ट के साथ टेस्ट डिस्कशन मिनिमम टाइम में। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।